साथ प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम प्रदेश और देश की सीमा को लांघकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे कि यह देश आदिकाल से ही हमारे से जुड़ा हुआ रहा है। हम अपने बचपन में दो चीज़ों को ही जानकर बड़े हुए, एक रामायण, दूसरी महाभारत। रामायण का जब उल्लेख आता था तो केवल आर्यव्रत की बात नहीं होती, केवल भारत की बात नहीं होती, तो उसके साथ स्वर्णमयी लंका की भी बात होती थी। अर्थात भारत के पड़ोस में एक देश ऐसा है जहां सारे मकान, भवन आदि जो भी होते हैं वो इतने ज़्यादा समृद्धशाली हैं कि उनकी दीवारें सोने की होती हैं। ऐसा हमने रामायण के माध्यम से जानने की कोशिश की। हमारा वर्षों का साथ रहा, हजारों वर्ष की हमारी साझा संस्कृति रही। वह श्रीलंका इस समय संकट में है। नाम उसका श्रीलंका है, पर उसका श्री कहाँ चली गई है, इसी को लेकर सवाल है। गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। भारत के साथ ही लगभग आज़ाद हुआ यह मुल्क अपने जीवन काल के शायद सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। हालत यह है कि राष्ट्रपति कहाँ है पता नहीं है, प्रधानमंत्री कहाँ है पता नहीं है। राष्ट्रपति के घर पर अराजकतावादियों का कब्जा है, प्रधानमंत्री के निवास को फूंका जा चुका है। कुल मिलाकर हर तरफ तबाही है, असंतोष है, आक्रोश है। तो हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो श्रीलंका साक्षरता की दृष्टि से भारत से कहीं बेहतर हुआ करता था, जिस श्रीलंका को देखने, सुनने, जानने के लिए तमाम दुनिया से लोग पहुंचा करते थे, उस श्रीलंका में पिछले 2-5 साल में हो क्या गया ऐसा जिसके चलते चारों तरफ तबाही के मंजर ही दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इसलिए मौजूद हैं कि ये केवल पड़ोसी मुल्क के संदर्भ में तबाही का मसला नहीं है। पड़ोसी मुल्क अगर अस्थिर होता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो श्रीलंका की तबाही के कारणों को जानने में तो हमारी दिलचस्पी है ही, पर श्रीलंका में अगर असंतोष और अराजकता की स्थितियां बनती हैं तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से वह किस कदर चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है, वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र के लिए जागृत रहें। ये यजुर्वेद के अंतर्गत कहा गया। यह बात केवल भारत के संदर्भ में नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनके नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राष्ट्र के संदर्भ में सदैव सचेत रहें। तो क्या इस समय श्रीलंका के तमाम नागरिक हताशा के चलते सड़क पर उतरे हैं? वो जागृति का निशान है या अराजकता का निशान है? ये हमारे विचार का विषय होना चाहिए। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इस समय अभाव के चरम से गुजर रहा है। 13-13 घंटे तक लाइट नहीं है, गाड़ियों में तेल नहीं है, परिवहन के साधन नहीं है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई इसलिए ठप है कि कॉपी किताबों को छापने के लिए कागज उपलब्ध नहीं है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रकार से हम आदिकाल की व्यवस्था पे पहुंच गए। श्रीलंका के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। और इन सब के बीच में जब राष्ट्रपति भवन पर हमले की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि ऐसे अभाव से एक तरफ जनता गुजर रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति का भवन चमचमाता हुआ है, आलीशान स्विमिंग पूल हैं, लाखों करोड़ों रुपए के जो है कीमत के साजो सामान है। तो एक तरफ देश पर शासन करने वाला अपने नागरिकों की दुश्वारियों को, उनके कष्टों को भूलकर अपनी संपन्नता में मुग्ध है, दूसरी तरफ जनता है जो हर मसले पर इस समय अभाव के दौर से गुजर रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जोसेफ बर्नार्ड साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ रोविंद्र सचदेव जी भी जुड़ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और इन सबके बीच में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जे.एस. सोढी साहब भी हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं वेद प्रताप वैदिक जी से करूंगा और वैदिक जी से ही जानना चाहूँगा कि ये श्रीलंका के जो हालात है इसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि राजपक्षे परिवार का कब्जा और उसकी तुगलकी नीतियां और उसका भ्रष्टाचार मूलतः इस बर्बादी की जड़ में है। पर सवाल इस बात का है कि राजपक्षे परिवार किसी भी प्रकार से कोई राजशाही के तहत नहीं था। जनता ने ही उन्हें चुना था, जनता ने ही अपने तमाम भविष्य के निर्धारण के लिए उन पर भरोसा किया था और आज से नहीं किया था। तकरीबन 2 दशक से राजपक्षे परिवार ही श्रीलंका की नीतियों को संचालित करता आ रहा है और श्रीलंका की जनता भी उन्हें निरंतर चुन रही थी। परिवार के 5-5 सदस्य जिम्मेदार महकमे या जिम्मेदार पदों पर मौजूद थे, पर उसके बाद आज अचानक वो राजपक्षे परिवार ही खलनायक हो गया। आपकी रोशनी वैदिक जी। देखिए, इसमें असली मामला ये है जी कि ये जो परिवार है जी राजपक्ष वाला जी, इस परिवार का श्रीलंका की शांति और व्यवस्था कायम करने में
अपूर्व योगदान रहा है। जी जो तमिल आतंकवाद फैला था, जो तमिल अलगाववाद फैला था, उसको खत्म करने में महिंद राजपक्ष की सरकार ने जो जबरदस्त ऐतिहासिक काम किया, उसकी वजह से श्रीलंका की जनता इस पूरे परिवार के प्रति अभिभूत थी और इसीलिए दूसरी बार उनको फिर चुना गया जी और 5 लोग उनके परिवार के, जी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई मंत्री लोग, जी वो बराबर एक पारिवारिक सत्ता के तौर पर श्रीलंका को चलाते रहे और उसी का परिणाम है कि न वो किसी से सलाह मशवरा करते थे, न विपक्ष की बात को ध्यान से सुनते थे और अपने आप फैसले करते जाते थे। जी उनके फैसलों के कारण सरकारी खर्च बहुत बढ़ गया, सरकार कर्जे में डूब गई और लोगों को खाने के लिए सामान नहीं मिलने लगा। कोई चीज़ें आयात होती थी, वो सब आयात बंद हो गया। जो निर्यात था चाय का, उस पर भी प्रभाव पड़ा और सबसे ज़्यादा आमदनी का जो स्रोत था और आनंद का भी स्रोत था, जी वो था विदेशी पर्यटकों का आना। जी इन लोगों के उठापटक के कारण वो भी बंद हो गया। तो आज श्रीलंका की स्थिति इतनी भयंकर है कि उससे हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को भी सबको सबक लेना चाहिए जी कि हमको बिना सलाह मशवरा के, बिना विपक्ष को और विरोधियों को अपने साथ लिए हुए अगर तानाशाही इलाके से तानाशाही ढंग से आप सारा काम करेंगे तो पूरा इलाका तबाही में डूब जाएगा। वही हो रहा है श्रीलंका में तो और वैदिक जी उसका का कहना है कि परिणाम मनमानी की, विपक्ष की आवाज को सुना नहीं, जनता अभिभूत थी उनके अतीत में योगदान को लेकर। जो 3 दशक का तमिल आतंकी दौर था उससे मुक्ति दिलाई थी राजपक्षे परिवार ने और उस मुक्ति के एवज में राजपक्षे परिवार ने जिस तरीके से सत्ता का संचालन किया वो परेशानी का सबब बना। लेकिन मैं इसको थोड़ा विस्तार देना चाहता हूँ। रविंद्र सचदेव जी, आपके पास आना चाहता हूँ। 3 कारण बताए जा रहे हैं बारी बारी से। एक, राजपक्षे परिवार की नीतियों के संदर्भ में बात की जा रही है, पर नीतियां तो सारी जनता को भाने वाली थी। टैक्स कम कर दिए। सारी दुनिया के जितने देश की जनताएं होती हैं वो सभी मांग करती रहती हैं कि सब टैक्स कम होना चाहिए। तो राजपक्षे परिवार ने तो उसी फैसले को लिया था, जनता की मांग को ही माना था। अब उसके संदर्भ में आज कह रहे हैं। दूसरा, इस समय चलन निकला है ऑर्गेनिक खेती, हमारे देश में भी बड़ा प्रचारित किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जो जना मंच पर इसको बोलता है उसे लगता है कि वो कितना युगांतरकारी बात को कह रहा है, पर श्रीलंका के संदर्भ में बता रहे हैं वो युगांतरकारी जो है विध्वंसकारी हो गई और उत्पादन इतना हुआ नहीं जिससे भूखे पेटों को अनाज मिल पाता। तो दूसरी वजह ये बताई गई। तीसरी बताई जा रही है भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर राजपक्षे परिवार ने किया, देश की दौलत को विदेश ले गए, इसके कारण तबाही। और चौथा, जो भारत को बड़ा रास आता है वो विषय कहना कि चीन के चंगुल में फंस गया श्रीलंका और कुल मिला के चीन ने जो है अपनी कर्जे की दरों पे और नीतियों के आधार पर श्रीलंका को तबाही के कगार पर ला दिया। तो ये 4 वजह बताई जा रही है सामान्य तौर पर। रविंद्र जी, आपसे रोशनी चाहूंगा इन चारों कारणों की वास्तविकता के संदर्भ में। थैंक यू जी। मैं इसको रिड्यूस करूंगा 4 में इंटू रादर दो कारण। एक कारण मैं कहूंगा मैन मेड, दूसरे कारण मैं कहूंगा गॉड गिवन। जी, जो हुआ गॉड गिवन जो हुआ वो हुआ कोविड, जी, जिसके चलते इनका टूरिज्म खत्म हो गया। इनका इनकम डॉलर्स का केवल टूरिज्म से था। और दूसरा, इनकी जो रेमिटेंसेस आती हैं, जो श्रीलंकन बाहर काम करते हैं अरब एमिरेट्स में, यूएस, यूके वगैरह में, वो भी एक इनका बड़ा डॉलर्स का सोर्स है। उसमें भी करीब 7-8 बिलियन आता था, वो भी अब घट के आधा हो गया, 3-3.5, क्योंकि नौकरियां गई हैं। तो ये तो गॉड गिवन हो गए, इनको साइड रखिए। मैन मेड जो है, बाकी सारे ये मैन मेड में है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, तुगलकी आइडियाज। आप ऑर्गेनिक की बात करें, इन्होंने ऑर्गेनिक क्यों करा? जी, इन्हें यह था कि भाई फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने के लिए डॉलर बचाते हैं, फर्टिलाइजर बंद करते हैं और ऑर्गेनिक फैशनेबल है, ऑर्गेनिक कर देते हैं। तुगलकी आइडिया। मैन मेड इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने बोला कि हम वैट टैक्स आधे कर देंगे, 15% से 8% कर देंगे। इलेक्शन जीत गए, मैन मेड क्रिएटेड, करप्शन इत्यादि इत्यादि। अब मैं आता हूं चाइना के रोल पे। चाइना के रोल को मैं 2 भाग में बांटूंगा और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि चाइना को हम जितना बड़ा कह रहे हैं कि यही एक कारण है, ये गलत परसेप्शन है। जी, श्रीलंका का टोटल एक्सटर्नल डेट करीब $50 बिलियन है, जो वो दुनिया भर को ओ करता है। देश के अंदर वो डोमेस्टिक डेट छोड़िए, 50।
जी इस 50 बिलियन डेट में से चाइना का डेट मात्र 10% है। जी 50 बिलियन में से चाइना का डेट करीब 5 या 6 बिलियन है। बाकी डेट इनका जापान को है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को है। और अगेन मैनमेड इन्होंने क्या करा, जब सिविल वॉर खत्म हुई, लोगों को लगा चलो नया देश आ रहा है, इन्होंने सॉवरेन डेट इशू करने शुरू करे विच आर बैक्ड बाय द गारंटी ऑफ द स्टेट। जी मान लीजिए एफडी है, इन्होंने एफडी इशू करी $500 बिलियन की, जो दुनिया के बड़े बड़े पेंशन फंड, इन्वेस्टर फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड से खरीदे। इनको वो मजा आ गया रास्ता अपनी कंट्री के गारंटी पर, क्योंकि आज तक दुनिया में बहुत कम होता है कंट्री डिफॉल्ट करती है तो लोग सॉवरेन डेट को ले लेते हैं, जी पर वो डेट भी बाय द वे मार्केट रेट्स पे होता है। तो कमिंग बैक टू चाइना, तो चाइना का जो रोल है डेफिनेटली उसका 5-6-7 बिलियन का है। उसने स्मार्टली करा, उसे जो लगा, उसके ये पे नहीं कर पा रहे थे, उसने हनबन तोता ले लिया। जी चाइना का मैं कहूंगा जो रियल जो रियल जो प्रॉब्लम चाइना ने क्रिएट करी, चाइना ने श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल कल्चर को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इन्होंने इस फैमिली को करप्शन दिखाई, इन्होंने पैसे कमाए और चाइना ने इनको इलेक्शंस भी जितवाई। इन्होंने जो करप्शन, अभी आप बात कर रहे हैं ना, जनता जो चाहती है, जनता चाहिए तभी तो यह है, बात तो सही है। जी बट जनता से इलेक्शन में जाने के लिए एक तो उन्होंने वो अपने टैक्स कट के प्रोमिसेस लुभावने दिखाए। जी दूसरा, जब अच्छे खासे पैसे हो आपके पास इलेक्शन लड़ने को, तो आप तो मैसेजिंग, कम्युनिकेशन कुछ भी कर सकते हो। जी तो चाइना ने श्रीलंका का पॉलिटिकल कल्चर बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट मैं कहूंगा वो दैट इज द बिगर इविल ऑफ चाइना जी टू ब्रिंग इट आज की तारीख में, रादर देन वो 5-6 बिलियन है। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, ठीक है, लिया, व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स कर दिए, एयरपोर्ट बना दिया जो जंगल में है, जिसे कहते हैं दुनिया का मोस्ट लोनली एयरपोर्ट है, काइंड ऑफ थिंग, एक बंदा एक फ्लाइट दिन की चलती है, मानो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स है, हम बंद होता है वो। बट 50 बिलियन में से वो तो 6-7 बिलियन है, बाकी 40-45 बिलियन भी तो इन्होंने ले रखा था। तो चाइना ने इनकी पॉलिटिकल कल्चर को बर्बाद किया। और वही जो बात अभी आप क्रोनिज्म की और आई थिंक वैदिक जी कह रहे थे, बहुत अहम बात है, जी क्योंकि ये फैमिली थी और एक शब्द होता है ग्रुप थिंक, जी जो कि जो आपका लीडर है आप सब उसी को मानते हो, और चाहे लीडर कहे भी ना कि मुझे ये करना है, आसपास के लोग सोचते हैं कि लीडर शायद ये चाहता है, तो लोग, जो लीडर सोचता भी नहीं होगा, वो उसी की बात पे चलते रहते हैं कि लीडर हमारा ये चाहता है, चलो ऐसे ही करते हैं। तो जी ग्रुप थिंक, क्योंकि इनकी वास्ट मेजॉरिटी थी, जी एंड चाइना ने पैसा का तो छोड़ो, पैसा का डेट ट्रैप हम कर रहे हैं क्या यार, 50 बिलियन में से 10% है इनका। जी पर चाइना ने जो इनकी पॉलिटिकल कल्चर बर्बाद करवाई, इनको करप्शन के रास्ते दिखाए, ठीक है, करप्शन के रास्ते दिखाए, और इलेक्शंस में इनकी फाइनेंसिंग भी हुई, करप्शन से पैसा कमाया वो भी इन्होंने इलेक्शन में डाला, और चाइना के थ्रू। पर मैं एक बात जो आपसे समझना चाहता हूँ सर, वो समझना चाहता हूँ महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे के काम के तरीके को लेकर। महिंद्रा राजपक्षे जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक ऐसी दिक्कत नहीं आई, पर महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री की भूमिका में आते हैं, गोटबाया जो है राष्ट्रपति की भूमिका में आते हैं। थोड़ा आप समझेंगे वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सिचुएशन कैसी है, सत्ता का वास्तविक नियंत्रण किसके पास है। महिंद्रा राजपक्षे बड़े भाई थे, लेकिन अभी खलनायक के तौर पर जो जाहिर हो रहे हैं वो गोटबाया हो रहे हैं। तो एक तो आपसे ये समझना चाहता हूँ। दूसरा, एक महत्वपूर्ण मसले पर आपसे और प्रतिक्रिया चाहता हूँ। गोटबाया राजपक्षे को अपना निवास छोड़ के भागना पड़ा, पर पद वो अभी भी नहीं छोड़े हैं। कह रहे 13 जुलाई को इस्तीफा दूंगा। ये 13 जुलाई कोई मुहूर्त निकला है इसके तहत है, या कोई खेल करना है इसके तहत है? थोड़ा आप बताएंगे। 13 जुलाई 2 दिन बाद, 2 दिन हो गए उनके मकान पर कब्जा हुए, 13 जुलाई को दूंगा, ये 13 जुलाई क्यों है रोविंद जी? इसको पहले ले लेते हैं। 13 जुलाई किसी को रीजन नहीं पता, पर मेरे को लगता है शायद एक रीजन हो, बिकॉज एज अ सर्विंग प्रेसिडेंट इनकी जो सिक्योरिटी डिटेल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वो रहता है पूरा जी। तो आई थिंक 13 जुलाई तक ये अपनी पूरी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। जो भी इनको इंतजाम करना है, देश छोड़ के भागना है या जो भी कुछ करना है, इन्हें 2-3 दिन का वक्त चाहिए, और उस वक्त में ये अपनी पूरी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो टेक्निकली शायद सिक्योरिटी लेवल्स कम हो जाएंगे जी। तो दैट्स वन रीजन आई थिंक। नाउ सेकेंडली, आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए वही बात हुई, सिविल वॉर के बाद से आप कह रहे हैं जो पहले थे महिंदा राजपक्षे, तो देश अच्छा चलता रहा, ह्यूमन इंडिसेस, इनफैक्ट श्रीलंका को तो वर्ल्ड में एग्जांपल माना जा रहा था, देखो कैसी राइजिंग मिडिल इनकम कंट्री होता जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर वो सारा हो रहा था क्योंकि ये इन्होंने अपना सॉवरेन डेट इशू करा था,
ओके, इन्होंने सॉवरेन डेट इशू करा, $500 बिलियन आए, तो ठीक है, देश ठीक ठाक चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक चल रहा है, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। पर इन्होंने ये नहीं सोचा, ये जो इन्होंने सॉवरेन डेट को रेस किया, उसको इन्हें रीपे करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी, राइट। तो शुरू के जो वर्ष चले, पूरी दुनिया इनको बड़ा पॉजिटिवली देख रही थी। ठीक है, सिविल वॉर के बाद निकला श्रीलंका, और कंट्री अच्छी, शांत, व्हाटएवर है, लेट इट प्रोग्रेस, छोटी कंट्री है, करेगी। तो इनको वो लोन्स मिलते गए प्राइवेट सेक्टर से भी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने भी दिए कि भाई ठीक है, कंट्री आ रही है। तो ये उस पर चलते हैं। रोबिन सचदेव जी ये बता रहे हैं कि जो समृद्धि दिख रही थी, जो तरक्की दिख रही थी, वो दरअसल कर्ज के पैसे से दिख रही थी। मेरे साथ में जोसेफ बर्नार्ड जी हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, इस देश का बड़ा एक अलग किस्म का चिंतन रहा है, जिसे हम हिंदुस्तान बोलते हैं, जिसमें एक चारवाक दर्शन की बात आती है। उसे सूत्र में कहा जाता है, मस्ती में जियो, कर्ज लेकर घी पियो। तो जोसेफ जी आपसे समझना चाहता हूँ, क्या वाकई श्रीलंका इसी राह पर चला? क्योंकि बीच में तो श्रीलंका की मिसाल दी जाती थी, रविंद्र सचदेव जी भी बता रहे हैं। हिंदुस्तान में भी लोग कई मंचों से कहते हैं, देखो बगल में श्रीलंका है, कितनी तरक्की कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा आपसे रोशनी मिले। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो नीतियों के संदर्भ में आज हम इतनी आलोचना भरी दृष्टि से देख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी तो इस समय पर कमोबेश उसी प्रकार की बातें कही जा रही हैं। ऑर्गेनिक खेती के संदर्भ में बात की जा रही है, जीएसटी के टैक्स घटाए जाने के संदर्भ में बड़ी मांग उठ रही है। थोड़ा जोसेफ जी आपसे रोशनी मिलेगी? नहीं हिमांशु जी, मैं पहले तो बहुत आपने एक सेंटेंस बोला जो इंट्रोडक्शन में जी, उसकी बड़ी चर्चा करूंगा। आपने कहा था कि आंख मूंद के नेताओं पे भरोसा कर लो। जी, मैं एक बहुत बड़े इकोनॉमी से चर्चा कर रहा था जी, तो उन्होंने कहा यूरोपियन कंट्री और हमारे एशियन कंट्री में बहुत बड़ा लोगों की सोच में ये फर्क है कि हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा बहुत, व्यक्ति को देश से बड़ा मान लिया जाता है। और श्रीलंका में अगर आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, उसका सबसे बड़ा कारण वहां के लोग हैं। उन्होंने वहां की नीतियों को बस आंख मूंद के भरोसा कर दिया कि एक चीज अच्छी होगी, और उसके बाद जो नीतियां हुई, इसमें चाइना को दोष दें, किसको दोष दें नहीं। हमारे देश में भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया, हमारे देश में भी कमोवेश वही स्थिति है, लेकिन हमारा देश का मार्केट बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक बहुत बड़ी है, 148 लाख करोड़ की जीडीपी है, इसलिए हम लोग बहुत कहीं हद तक सुरक्षित है। अब रही बात श्रीलंका की, श्रीलंका ने क्या किया, तो क्या होता है, ये बड़े इकोनॉमिकली टर्म्स पे बता रहा हूँ आपको जी, कि जो कुल जीडीपी होता है उसके परिप्रेक्ष्य में हमने कितना लोन लिया जी, ये बड़ा मायने रखता है। ये ऐसा है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ सपोज 100 करोड़ की जीडीपी है जी, अगर हमने 80 करोड़ का लोन ले लिया तो हमारा जो कलेक्शन होगा ना, उसमें से आधा तो उसकी ब्याज में चला जाएगा जी। यही बात श्रीलंका में होगा, और कुछ नहीं हुआ श्रीलंका में, और कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, कर्ज पे कर्ज लेते गए, और जितना उनके पास पैसा आया, कलेक्शन हुआ, वो सारा कर्ज देने में लग गया, उससे फिर कर्ज लेते गए, और ये जो नीतियां जो बनती है ना, मैं आपको बता दूं, मैं एक पत्रकार के, वैदिक जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, वैदिक जी इस बात से सहमत होंगे कि पत्रकार के ऐसे से मैंने कोशिश की, जो भी एक नेता, जो वो गवर्नमेंट बनती है किसी की, तो वो कॉर्पोरेट के हाथों काफी हद तक कॉर्पोरेट के साथ चलती है जी, और हमारे देश में भी होता है, हर कहीं होता है, लेकिन एशिया कंट्री में कुछ ज्यादा होता है चुका। तो उन्होंने कॉर्पोरेट के साथ चलते हुए प्रेशर, जैसे आपने कहा कि खाद कृषि क्षेत्र में बिल्कुल जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपने रासायनिक उर्वरकों पर ही वहां पे बैन लगा दिया जी। कई ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की उन्होंने, श्रीलंका ने जी। और हमारे देश में भी इस वक्त देखिए, हम जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था, वो कहीं ना कहीं इससे मैं उसको जुड़ा मानता हूँ, हम लोगों में वो था कि साफ साफ ने कर दिया। श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया। श्रीलंका में आंख मीच के लोगों ने भरोसा किया, उन्होंने गलती पे गलती की। अब क्या हो गया, उनका जो जीडीपी जितना था उससे ज्यादा कर्ज हो गया। अब जब कर्ज हो गया तो जितना पैसा उनके पास आया, वो सारा पैसा तो वो अपने ब्याज पे देना शुरू कर दिया। अब उनका पैसा रह नहीं गया, तो वो कहाँ से पेट्रोल खरीदेंगे, कहाँ से चीजें खरीदेंगे। तो ये गलत नीतियां हुई, बहुत जबरदस्त, और ये प्रेशर में हुआ है। तो गलत नीतियों के चलते ऐसा हुआ, ये जोसेफ बर्नार्ड जी कह रहे हैं। पर हमने सारी बात कर ली, ये समस्या क्यों हुई, महिंदा राजपक्षे और उनके बाकी भाइयों को जिम्मेदार मान लिया, ये भी जान लिया कि इन्होंने कर्ज लेकर जबरदस्त तरीके से अपनी समृद्धि दिखाने की कोशिश की, इसलिए बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। पर इन सब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पड़ोसी मुल्क में अगर इस कदर अराजकता है तो उसके नतीजे भारत के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, यह सुरक्षा की दृष्टि से जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले भी श्रीलंका की अस्थिरता के चलते हम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, जिनका नाम राजीव गांधी था।
तो जयेश सोढ़ी साहब मेरे साथ में हैं। सोढ़ी साहब, आपसे समझना चाहूँगा, श्रीलंका की ये अस्थिरता, श्रीलंका की ये तबाही, श्रीलंका की ये बर्बादी हिंदुस्तान को क्या सचेत करने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर करती है? आपकी टिप्पणी। जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं जी। 16 मई 2009 को जब श्रीलंका सेना ने एलटीटी को हराया, तब श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्सा थे। उस दिन वो श्रीलंका के राष्ट्रीय हीरो बन गए। 13 साल बाद 9 जुलाई को जब श्रीलंका की आम जनता ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पे हमला किया और गोडबाया राजपक्सा को भागना पड़ा, तब राजपक्सा भाई 13 साल में नेशनल हीरो से नेशनल जीरो बन गए। ये उनकी नीतियों पे तो हमने बातचीत की। श्रीलंका हमारे लिए सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही अहम है। अहम इसलिए क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1951 में अमेरिका ने आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी का ऐलान किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विश्व में कई द्वीप हैं, उनको एक काल्पनिक रेखा के साथ जोड़ा जाएगा और इन आइलैंड चेन्स पे नौसेना और सेना के अड्डे बनाए जाएंगे ताकि यूएसएसआर और चीन का जो विस्तारवाद है उसको रोका जाए। 1991 में जब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, उस वक्त अमेरिका ने फैसला लिया कि अब चीन अपनी विस्तारवादी को रोकेगा नहीं और हमें 4th और 5th आइलैंड चेन का भी गठन करना चाहिए। 1st, 2nd, 3rd आइलैंड चेन तो ऑलरेडी तैनात हो गए थे। 4th, 5th आइलैंड चेन की बात हुई। 4th आइलैंड चेन में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, भारत का लक्षद्वीप, श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव और डिगो गार्सिया, ये सारे द्वीप मिलकर बनाते हैं 4th आइलैंड चेन। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हो इसलिए नहीं सका क्योंकि चीन ने श्रीलंका और पाकिस्तान पे काफी अपना कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से उन्होंने ग्वादर पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट पे पूरा कब्जा कर लिया। तो अमेरिका की अमेरिका असफल रहा 4th आइलैंड चेन को एक्टिवेट करने में। अब ये एक मौका है अमेरिका के लिए, भारत के लिए, जो श्रीलंका में हुआ। अब उसे चीन का जो विस्तारवाद है वहां रोका जाए, क्योंकि अगर चीन ने श्रीलंका में अपना नौसेना या सेना का अड्डा बना लिया, वो भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। हमने देखा 1987 में जब भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी को भेजा श्रीलंका में वहां की मिलिटेंसी को क्वेल करने के लिए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे ऊपर काफी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट हुई। तो श्रीलंका में जो अस्थिरता है वो सीधे तौर से भारत के ऊपर इफेक्ट करती है, इसलिए श्रीलंका में स्थिरता होनी बहुत जरूरी है भारत के लिए। श्रीलंका में होने की जरूरत है। एक बात वहां पे कही जा रही है कि ये तमिल जो लोग थे उनकी आह लगी है, इसके संदर्भ में कोई दृष्टिकोण है क्या? ये हमारे भारत में चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि तमिल जो श्रीलंका में रहते हैं उनके प्रति एक सहानुभूति का वातावरण हमारे यहाँ रहता है। भारत सरकार ने आज स्पष्ट किया है हम अपनी कोई सेना वहां नहीं भेजेंगे। तो भारत में रह रहे तमिलों की या श्रीलंका में रह रहे तमिलों की इस अराजक स्थिति में भारत सरकार का ये फैसला किस रूप में ग्रहण किया जाएगा, इस पर आपकी कोई दृष्टि है सोढ़ी साहब? डॉक्टर हिमांशु जी, मैं भारत सरकार के इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूं कि वो भारतीय सेना वहां नहीं भेजेंगे और ना ही वहां वो राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। जो भी आर्थिक मदद वो दे रहे हैं उन्होंने दी और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा पहले जब हमने वहां पे उनकी मदद करने की कोशिश की सैनिक तरीके से, तो हमें खुद कितनी प्रॉब्लम हुई। तो ये भारत सरकार का फैसला से मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो सहमत है, लेकिन मैं इस अराजकता के अगले मुकाम को लेकर चिंतित हूं और इसके संदर्भ में वेद प्रताप वैदिक जैसे अनुभवी शख्स हमारे साथ में, उनसे बात करना चाहता हूं। वैदिक जी, राजपक्षे परिवार ने जो भी किया, पर इस समय श्रीलंका अराजकता का प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ है। पूरी दुनिया देख रही है कि श्रीलंका में कुछ भी ठीक नहीं है। हालात ये हैं कि 13-13 घंटे लाइट नहीं आ रही, पेट्रोल डीजल के लिए गाड़ियां हैं पर उनमें भरा नहीं जा रहा, खाने की वस्तुओं के दाम आसमान पर हैं, और इन सब के बीच में ये अराजकता है। क्या महिंद्रा राजपक्षे या राजपक्षे परिवार को निर्वासित कर देने से श्रीलंका के हालात सुधर जाएंगे? रानिल विक्रमसिंघे तो राजपक्षे परिवार के विरोधी रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहकर देख लिए, नतीजा क्या हुआ? श्रीलंका भी जल रहा है
और स्वयं रानिल विक्रमसिंघे का अपना खुद का घर जल गया है। आपसे जानना ये चाहता हूँ, क्या श्रीलंका के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है उनके ये कार्य, उनका ये तरीका देश को बर्बादी के कगार पर ले जाएगा? आप अभी हमें बता रहे थे टूरिज्म बहुत बड़ा उनकी आय का स्रोत था, डॉलर उससे आते थे। इस समय कौन टूरिज्म के लिए श्रीलंका की ओर कदम बढ़ाएगा? क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि ये अराजकता अभी हालात के और खराब होने के संकेत हैं, हालात के सुधार के संकेत नहीं है? ये आपने हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कहा। मुझे खुद ये समझ में नहीं आ रहा है जी कि जो सर्वदलीय सरकार बनेगी जी वो वहाँ क्या कर लेगी। जी जैसे हालात हैं आपने देख रहे हैं, पाकिस्तान में जी इमरान खान की सरकार गई, जी शाहबाज की सरकार आ गई। शाहबाज को तो बड़ा अनुभव है। जी इसके बावजूद पाकिस्तान की स्थिति डावाडोल बनी हुई है। यही स्थिति मुझे लगता है इससे भी बुरी स्थिति श्रीलंका की होगी। सर्वदलीय सरकार कैसे काम करेगी? आपस में टांग खींचने की आदत जी सारे राजनेताओं की इतनी ज्यादा है पूरे दक्षिण एशिया में कि किसी को क्रेडिट न मिल जाए, किसी को श्रेय न मिल जाए, इसके लिए एक दूसरे की टांग खींचेंगे ये लोग। और आप देखें कि रानिल विक्रमसिंघे ने IMF से लोन लेने के लिए, अमेरिका से लोन लेने के लिए, भारत से मदद लेने के लिए, चीन से मदद लेने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में इतनी गुहार लगाई है कि उसके नतीजे सामने आ रहे थे। लेकिन श्रीलंका की जनता इस कदर बेबस हो गई है और इस कदर वो गुस्से में है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि ये गोडबाया परिवार मुक्ति पाने के बाद शायद जनता का गुस्सा ठंडा हो जाए और जो भी नए शासक आए उनके साथ वो सहानुभूतिपूर्ण ढंग से काम करे। लेकिन उनसे भी ज्यादा रोल इस समय भारत का है। मैं ये समझता हूँ कि 2.25 करोड़ का मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक जमाने में भारत का ही हिस्सा था। हम उनकी डट के मदद करें और एक छोटे से भारतीय प्रांत की तरह उनको अपने गोद ले लें 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और सारा खाने पीने का सामान, पेट्रोल और सब चीजें बांट दें, वहां से श्रीलंका को आनंदित कर दें और सरकार को ठीक से हमारा वैदिक जी के साथ में संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसी बात को रॉबिन जी के साथ में मैं विस्तार देने की कोशिश करूंगा। रॉबिन जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या भारत का रवैया, भारत का नजरिया श्रीलंका के द्वारा स्वागत योग्य होगा? क्योंकि अभी हम जो मदद कर रहे थे उस पर भी कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां हमें अखबारों में पढ़ने को मिली। तो कुल मिलाकर हम मदद करते भी हैं और बदले में इस प्रकार के लांछन भी सुनते हैं कि कोई खैरात नहीं दे रहा है भारत, कोई कुछ नहीं कर रहा है, इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन मैं ये बात करूं उससे पहले वैदिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी वैदिक जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बात कही वो सच है जी। इन सारे पड़ोसी देशों में जाने का, इनके नेताओं और आम जनता से बातचीत करने का मौका मुझे कई बार मिला है। श्रीलंका में भी मैं कई बार गया हूँ। ये आप ठीक कह रहे हैं कि भारत कितना ही उनके लिए करे, वहाँ ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो भारत की आलोचना करते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि अगर भारत ने इस मौके का फायदा उठाया तो फॉरेन पॉलिसी के नज़र से ये एक अद्भुत काम होगा। और ये श्रीलंका ही नहीं, नेपाल को, बल्कि पाकिस्तान को, मैंने तो कोशिश की थी एक बार जब पाकिस्तान में बड़ा संकट हो गया था, सरकारी अफसरों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, आसिफ जरदारी नए नए राष्ट्रपति बने थे, तो आसिफ से मैंने बात की थी कि आप चाहे तो हम मदद भिजवा सकते हैं। आसिफ जरदारी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कहिए कि जरूर मदद भेजें, हम उसको कबूल करेंगे। मैंने कहा कि आप अपने अपोजिशन के लीडर से पूछ लीजिए, वो आपकी जान खा जाएंगे, मदद तो हम भेज देंगे। मेरा कहना ये है कि अगर पड़ोसी देशों की इस वक्त हम मदद कर दें तो सदियों तक वो हमारे एहसान को भुलाएंगे नहीं, चाहे हमारी आलोचना करते रहें, हमसे असहमति व्यक्त करते रहें। लेकिन ये बड़ा मौका है। और देखिए, श्रीलंका में तो अपने ही लोग हैं। वो तमिल लोग कौन हैं? अपने ही लोग गए हुए हैं। और वहाँ जो सिंगली लोग हैं वो कौन लोग हैं? बौद्ध लोग हैं, सब अपने ही लोग हैं। तो ये तो एक दृष्टिकोण हुआ वैदिक जी, पर दृष्टिकोण एक दूसरे पर भी आपसे बात करने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं, आप जैसे हमने बता रहे हैं कि हमें श्रीलंका की मदद करनी चाहिए, पर इस देश में बैठे हुए बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम भी श्रीलंका ही होने की तैयारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में भी तो कुछ कहिए। जो नीतियाँ श्रीलंका के संदर्भ में, एक परिवार के संदर्भ में या एक पार्टी के संदर्भ में है, जैविक खेती के संदर्भ में, यहाँ पर भी किसान मारे मारे घूम रहे हैं, सबको सलाह दे रही है देश की सरकार और राज्य की सरकारें,
जैविक खेती पर जाइए, गाय के संदर्भ में जाइए, यही ज्ञान दिया जा रहा है। तो भारत श्रीलंका न हो जाए, हम तो इस चिंता में हैं और आप हमें बता रहे हैं कि श्रीलंका की मदद के लिए हमें जाना है। थोड़ा इस पर भी तो दृष्टि दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे दर्जनों अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने फोन करके कहा जी कि आप श्रीलंका को मदद देने की बात कह रहे हैं। भारत में 80 करोड़ लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। मैंने कहा भाई 80 नहीं, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मैं गरीब मानता हूँ। ये सब बातें ठीक है और ये भी ठीक है कि भारत सरकार जो भी काम कर रही है उस सबके परिणाम बहुत मुश्किल वाले भी हो सकते हैं आगे जाकर। लेकिन इस समय एक श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और उसकी मदद हमको करना चाहिए। जब राजीव गांधी ने वहां फौज भेजी थी तो मैंने उसका बहुत विरोध किया था, बल्कि श्रीलंका के राजदूत और मेरा सप्रू हाउस में भाषण हुआ तब मैंने साफ साफ कहा था कि फौज भेजना बड़ा डिजास्टरस है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मदद भेजना श्रीलंका के लिए, वो भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। तो वैदिक जी तो खुले हाथ से भारत की मदद श्रीलंका पहुंचे इसकी पैरवी कर रहे हैं। हालांकि वो इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि भारत के श्रीलंका हो जाने के संदर्भ में जो डर कई लोगों के जहन में है उसके संदर्भ में उनका क्या कहना है। पर उसके लिए मैं रॉबिन जी के पास जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंजू सेठ जी जुड़ गई हैं जो पूर्व राजदूत है, विदेश मामलों की जानकार है। आपका स्वागत है। और आपसे समझना ये चाहता हूँ मंजू जी, कुल मिलाकर जब कोई देश संकट में आता है, जब कोई देश मुश्किल में आता है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि दुनिया के अन्य देश जिसके साथ उसके मित्रतापूर्ण रिश्ते हैं वो मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका तबाही के कगार पर जा रहा है। क्या श्रीलंका के संदर्भ में दुनिया में किसी की सद्भावना है? क्योंकि वहाँ के लोग हर चीज़ के लिए मोहताज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी मदद श्रीलंका के संदर्भ में पहुँच रही हो ऐसा दिखाई नहीं देता। क्या श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अपने आप को इतना अलग थलग कर लिया है, या लोग बोलते हैं कि चीन के पाले में जाकर इतना ज़्यादा बैठ गया है कि दुनिया कोई परवाह नहीं कर रही कि श्रीलंका के हालात क्या हैं? आपकी दृष्टि। थोड़ा सा आपका कहना सही है हिमांशु जी कि ये दुनिया जो है सारी वैश्विक जो समुदाय है उनको आना चाहिए फॉरवर्ड, लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन नहीं आ रहे हैं जी। लेकिन इंडिया का तो बहुत इम्पेरेटिव है कि कुछ तो उनकी हेल्प करें, और कर भी चुके हैं हम ऑलरेडी, और आगे चल के भी हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हमारे इमीडिएट नेबर हैं और इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी हमारी इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एज ए नेबर हमारी सिक्योरिटी काफी उन पे निर्भर है जी। और वहाँ का शिपिंग लाइंस है वहाँ पे, तो बहुत जरूरी है कि वो स्टेबलाइज जल्दी से जल्दी हो। और मदद का मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स मॉनेटरी आल्सो, बट उनकी हेल्प करने के लिए कि वो स्टेबलाइज हो जाए जी। और ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पे नई सरकार आए और इलेक्शंस हो। उन सब चीजों में भी इंडिया का थोड़ा बहुत मुझे लगता है हाथ हो सकता है कि उनको फैसिलिटेट करें, ताकि वहाँ इलेक्शंस उनको इंकरेज करें लेट मी से, कि वहाँ जल्दी से जल्दी सरकार बने और जल्दी से जल्दी एक इलेक्शन जो एक तो ऑल पार्टी सरकार बनेगी और फिर इलेक्शंस होके वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, ताकि वो जल्दी लेकिन इसमें भी टाइम तो लगेगा, एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा ही बिफोर थिंग्स गेट बेटर। और जो ये डोनर कंट्री की बात कर रहे हैं 3 कंट्रीज को लेके वहाँ के लीडरशिप, लेकिन पूर्व लीडरशिप कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है हम रिजाइन कर जाएंगे, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि वैश्विक समुदाय आगे आए और अपने आप से उनको IMF के थ्रू अदर और मल्टीलैटरल डायरेक्टली ऑल्सो अपनी आगे बढ़े और उनकी मदद कर मंजू सेठ जी इसकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और जो आपसे समझना चाहता हूं मंजू जी, वो ये है कि श्रीलंका को हम भारत के संदर्भ में कैसे देश के संदर्भ में देखें? भारत के प्रति सद्भाव रखने वाले या भारत से ईर्ष्या रखने वाले? वहाँ की सरकारों का और वहाँ के नागरिकों का नज़रिया क्या अलग अलग रहता है? कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की सरकारें भारत विरोधी नज़रिया इसलिए रखती हैं क्योंकि वहाँ की आबादी भारत विरोधी नज़रिए वालों के साथ खड़ी होती है। श्रीलंका के संदर्भ में क्या दृष्टि रहे? नेपाल के संदर्भ में हम इस द्वंद्व से गुजरते हैं। एक समय लगता था कि नेपाल हमारे प्रति बड़ा सद्भाव रखता है, पर बीच में एक हालात ऐसे बने कि नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं सिर चढ़ाई हुई दिखी। तो श्रीलंका के संदर्भ में हम किस नजरिए के साथ देखें उस देश को और उस देश की सरकार को? पहले तो बहुत ही हमारे क्लोज उनके साथ ताल्लुकात थे। बीच में वहां पे भी थोड़ा सा रोष आया था इंडिया के अगेंस्ट, और स्पेशली जब प्रोजेक्ट्स ने और सब थोड़ा बहुत डिले हो रहा था और चीन ने आके बहुत
जल्दी जल्दी सारा लोन्स दिए और जल्दी जल्दी सब प्रोजेक्ट्स किए, चाहे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थे, ना ज़्यादा फायदेमंद नहीं थे, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी किया तो उनको लगा कि वही हमारे हिमायती हैं। और इंडिया से वो थोड़े से, और वहाँ के लोगों को भी लगता था वो बिग, वहाँ के बहुत ये जो सब छोटे देश हमारे नेबरिंग देश हैं वो बिग ब्रदर वाला हमको सोचते हैं कि बिग ब्रदर एटीट्यूड है, लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि ये हमको, हमसे बड़े हैं तो हमको, हमारे साथ को इनको स्पेशल हमको ट्रीट करना चाहिए। और थोड़ा सा उनके मन में आता है कि भारत जो है हमारे साथ स्पेशल, चाहे हम उनके साथ करें ना करें, रेसिप्रोसिटी को वो इतना नहीं देखते हैं। लेकिन साथ ही में इस वक्त और जो कोविड के दौरान और अभी जो हमने उनकी तरफ एड दी है, वहाँ पे उन्हें बदला हुआ माहौल नजर आ रहा है, बदला हुआ उनका जो लोगों के मन में है कि इंडिया हमारे साथ खड़ा रहा है, क्योंकि चीन ने आगे आके उनकी इतनी मदद नहीं की जो उनको उम्मीद थी। और वहाँ की लीडरशिप भी ये रियलाइज कर रही है कि हमको इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने, तभी हम आगे सुरक्षित रहेंगे और आगे चल के हमारा। तो मंजू जी भी कमोबेश वेद प्रताप वैदिक जी वाले विचार के साथ में है कि इस संकट के समय पे भारत के लिए अवसर है कि हम मदद के संदर्भ में खुले मन से आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी मदद वहाँ के लोगों के मन में भारत के प्रति सद्भावना पैदा करने में कारगर होगी। तो इस नज़रिए के साथ है। लेकिन रोबिन जी, मैं तो वापस अपने मूल मुद्दे पर आता हूँ। किसी एक देश की परेशानी, किसी एक देश की तबाही आपके स्वयं की नीतियों पर सोचने विचारने का कारण पैदा करती है। क्या भारत के संदर्भ में भी जिस प्रकार की नीतियां हैं, जिसको लेकर शिकायत है, इसको लेकर आपका कोई आकलन है? क्या आप मानते हैं कि ये श्रीलंका में हो रहा है और देखिए ये हिंदुस्तान में भी हो रहा है, अभी भी समझ जाइए, अभी भी ठीक कर लीजिए? या आपका मानना है कि उनके तरीके बिल्कुल अलग है और हम जिस राह पर है एकदम ठीक राह पर है? नहीं, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, इसको एक तरह से मैं ऐसे देखता हूं, मानिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, हमारी अलग अलग प्रोविंसेस, स्टेट्स हैं, राइट जी। तो अगर हम मानो स्टेट को एक कंट्री माने, तो हमें यह देखना है कि हर स्टेट का क्या माहौल चल रहा है, कितनी फ्रीबीज दी जा रही हैं, मतलब हर स्टेट को अपना बजट बैलेंस करना है जी, राइट, जो भारत में नहीं हो रहा है जी। और नेशनल लेवल पे भी कई बार हमारा हो क्या रहा है फंडामेंटली देश में, हम पेट्रोल पे टैक्स लगाते हैं, टैक्स से जो सरकार पे पैसा आता है उस पैसे से लेकर के हम पूरे देश में बांटते हैं लोगों को। फंडामेंटली ये हो रहा है हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे जी, राइट। जो भी हम रिलीफ दे रहे हैं फार्मर्स को, पुअर पीपल हो, कोविड रिलीफ कहां से आ रही है? बेसिकली पेट्रोल के टैक्स से आ रही है जी, राइट। ये नेशनल लेवल पे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए जी। ओके, वन। सेकेंडली, हर स्टेट को अगर आप देखें, कुछ स्टेट्स ऑब्वियसली ऐसी है जिन्होंने फ्री बिजली, फ्री चावल और सारी बड़ी बड़ी फ्रीबीज वगैरह दे रहे हैं। तो हमें हर स्टेट को एक स्टैंड अलोन लेवल पे बजट बैलेंस होना चाहिए। स्टेट्स को छोड़ो, आप हमारी म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन देखो, सिटीज, हमारा स्मार्ट सिटीज का प्रोग्राम चल रहा है, आई डोंट नो कहां है, जहां भी है अच्छे जा रहे हैं जो भी, बट हमारी म्यूनिसिपैलिटीज के बजट ही क्लियर नहीं है, तभी तो उनको पास इन्वेस्टमेंट नहीं आती। हमारे दुनिया भर में म्यूनिसिपैलिटीज इशू करती हैं बॉन्ड्स, जिसके चलते वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, विच इज नोन एज मूनीज। हमारे यहाँ कितनी म्यूनिसिपैलिटीज हैं जिनकी बजट शीट्स ऑडिटेड है, क्लियर कट है। तो ये तो हमारे लिए एब्सोल्युटली लेसन है, कॉमन सेंस है, होना चाहिए ना। मैं 2 पॉइंट कहूंगा बड़े बड़े बिग पिक्चर में। एक जो वैदिक जी कहते हैं और एम्बेसडर स्टेट कह रहे हैं, रिश्ते भारत के एटसेट्रा, एंड सेकंड फ्यूचर, इसमें मैं एक पर्सनल देता हूं। 2009 में सिविल वॉर खत्म हुई थी, 2010 में मैं श्रीलंका गया था जी। देखिए, हर चीज जरूरी नहीं सरकार करे, हमने एक इनिशिएटिव करा था, इनफैक्ट उसमें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान भी गए थे हमारे साथ जी। वहां पर एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जी, जिसके लैंड पे कहा जाता है कि वहीं पे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। हमने मां बोधि सोसाइटी से बात करी थी और मां बोधि सोसाइटी और वो एग्री हो गई, उस मोनास्ट्री के अंदर सीता जी का टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन हमने लगवाया था। वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया शायद, बट उसी के एक्सचेंज में मध्य प्रदेश में आपकी सांची में यूनिवर्सिटी जो बनी है, धर्मिक यूनिवर्सिटी, वो उसी एक्सचेंज प्रोसेस में बनी थी। सो पीपल टू पीपल रिलेशन से देश बढ़ाए जा सकते हैं। एक और आज की तारीख में इमीडिएट, इनफैक्ट कल रात मैंने ईमेल्स भेजी हैं कुछ लोगों को, मैं ऐसी बात कर रहा था, क्यों नहीं कुछ लंगर लगाओ जी। मैंने कुछ बात करी है कुछ सिख लोगों से जो मैं यूएस में जानता हूं और अरब एमिरेट्स वगैरह, मैंने उनसे पूछा यार व्हाई नॉट, लेट अस सी अगर हम कर सकते हैं। तो पॉइंट इज,
सरकारें कुछ कर सकती हैं, बट पीपल टू पीपल भी हम कर सकते हैं कुछ। सो लेट्स सी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे रोबिन सचदेव जी को कि अभी हमने खबर दी थी कि 64 लाख लोग श्रीलंका में ऐसे हैं जिनके सामने भोजन का संकट पैदा हो गया है। यानी हालात कितने भयावह हैं, जिसके बीच में रोबिन जी कह रहे हैं कि हम लंगर नहीं लगा सकते, क्या ऐसी कोशिश होनी चाहिए। वो नौबत आ गई है, अगर वहां ये कोशिश नहीं हुई तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब होंगे। जी रोबिन जी। श्योर, सर्टनली। अच्छा, मैं मानता हूं कि भारत में भी बहुत गरीबी है, बहुत भुखमरी भी है हमारे देश में, बट पॉइंट इसके इंसान क्या क्या कर लेगा, सारी दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करी, तो बिट बाय बिट कहीं कहीं जो बनता है बने। तो आज इनफैक्ट हम कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं कि कितने टाइम का, महीने भर का लगवाएं, कैसे करें, आई डोंट नो कितना होता है, बट दैट्स समथिंग जो कि भारत और श्रीलंका के लोगों की और हमारे रिश्ते बढ़े। नाउ एज टू द फ्यूचर में मैं 4 बुलेट पॉइंट कहूंगा क्विक। जी, पहली बात, जरूरत है जो भी ऑल पार्टी वगैरह जो भी हो, एक लीडर आए जो होप दे। आपने शुरू में कहा था ना, जनता कब जागृत होगी, एक लीडर ऐसा होना पड़ेगा जो होप देगा। 1 सेकेंड, क्लियर बोलेगा देश को, भैया सैक्रिफाइस करना है, कोई और रास्ता नहीं है, आपको सैक्रिफाइस करना है, राइट। क्या जरूरत है एसी चलाने की गर्मियों में, गर्मी में रहो, कोयला इंपोर्ट बंद करो ताकि बिजली कम मिलेगी तो व्हाटएवर हमारा चलेगा। सैक्रिफाइस करो। वो आज की तारीख में वर्क फ्रॉम होम एक मॉडल बन गया, जितने ज्यादा लोग हो सके सब घर से काम करो, पेट्रोल की गाड़ी रोको, बंद करो जी। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करो। ये एशियन टाइगर कंट्रीज कैसे बनी थी, कोरिया, मलेशिया, ताइवान और चौथी जो भी थी 1960 की दशक में, सब कंट्रीज वही पुअर थी, कुछ नहीं था, मेहनत करी, नेशनल कैरेक्टर बनाया। तो श्रीलंका के पास मौका है, सैक्रिफाइस करें, एक नेशनल कैरेक्टर बनाए। थर्ड पॉइंट, एंड उसका एक और है बस, थर्ड पॉइंट, यस आईएमएफ से करें, जैसे तैसे डोनर से करें। आईएमएफ भी तो 3 बिलियन देगा, बस इनको 6 बिलियन चाहिए साल का जी। और 3 बिलियन में भी वो बोलेगा टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी घटाओ, फिर त्राही एनीवे जैसे तैसे मैनेज करो। जापान में डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, भारत दे ये वो। चौथा एक इंटरेस्टिंग केस है, ओमान ने इनको ऑफर किया कि मैं आपको $3.6 बिलियन देता हूं, $300 मिलियन पर मंथ का तेल जी। उसके एक्सचेंज में, लाइन ऑफ क्रेडिट, उसके एक्सचेंज में मैं आपसे ब्याज नहीं लूंगा, बट आप मुझे कुछ जमीन दे दो श्रीलंका में, जमीन या समुद्री तट, जहां पे हम ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन करेंगे जी। और अगर वहां से तेल और गैस निकला तो फिर रेवेन्यू शेयर कर लेंगे। श्रीलंका को इस तरह की कोई डील्स करनी पड़ेंगी, इन्हें कुछ अपने एसेट्स गिव अप, एक्सचेंज करने पड़ेंगे। श्रीलंका वर्चुअली ग्राउंड जीरो पे है, इसे री इमेजिन करना है अपने देश को, शून्य से शुरुआत करनी है। रविंद्र जी सीधे तौर पर कह रहे हैं इस समय पर एक राष्ट्रीय चरित्र पैदा करने की जरूरत श्रीलंका को है, उसी के माध्यम से इस संकट से निकलना संभव हो पाएगा, इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास संकट इस बात का है जोसेफ बर्नार्ड जी की कोशिश की तो थी, महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उनके घोर विरोधी रहे रानिल विक्रमसिंघे को लेकर आए। विक्रमसिंघे पूरी कोशिश की है, आखिरी में हुआ क्या, 5 जुलाई को उन्होंने घोषित किया देश को दिवालिया, जनता सड़क पर आ गई। रानिल विक्रमसिंघे देश को तो बचा नहीं पाए, अपना घर भी नहीं बचा पाए, जो उनका अपना निजी घर था उसमें भी आग लगा दी गई। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये सरकारें बनने बिगड़ने से क्या देश संवर जाएगा? हिमांशु जी, पहले तो मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं कि भारत की स्थिति क्या है जी इकोनॉमिकली। कहा जा रहा है कि भारत को मदद करनी चाहिए। आज भारत की इकोनॉमी की स्थिति क्या है कि थोक महंगाई दर 15% है जी, एंड रिटेल महंगाई दर 7% पे चली गई है जी, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम राज्यों को मुआवजा दे सके जी, जीएसटी का मुआवजा। और क्या हो रहा है, कलेक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि जो गैर ब्रांडेड है उस खाद्य पदार्थों पे भी हमें टैक्स लगा रहे हैं हम लोग जी, और जीडीपी के मुकाबले हमारा जो है कर्जा जो है 90% पे पहुंच चुका है हमारे पास जी। तो ये ऐसी स्थिति में, और पेट्रोल के भाव आप जानते हैं 100 रुपए हैं, डीजल के बाद दाम 98 रुपीज है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि हम स्थिति में है कि श्रीलंका की कुछ मदद कर सके। और दूसरी बात आपने कहा कि सरकारें बदलने से जी चीजें नहीं बदलती है, सर नहीं बदलती है। ये बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि श्रीलंका में जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक ऐसे नेता नहीं आएंगे जिनमें थोड़ी ऑनेस्टी हो, देश के प्रति हो, और जब तक चाइना का दखल वहां खत्म नहीं होगा। इस वक्त चाइना ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। आप चाहे भी तो, भारत चाहे भी तो मदद नहीं कर सकता उसकी, मैं बता रहा हूँ। ये बताइए, कोविड जो है चाइना से आया, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, किसी ने एक उंगली उठाई चाइना पे? यूक्रेन, रूस को रोक सके आप यूक्रेन पे युद्ध करने के लिए? सर कोई इंटरनेशनल कमेटी काम नहीं करती। इस वक्त का जो इंटरनेशनल जो परिदृश्य है
उसमें सब देश अपने लिए जिम्मेदार, सब देश अपने लिए जिम्मेदार है। पर जोसेफ बर्नार्ड जी तो दूसरी चिंता में मेरे साथ खड़े हैं। हम इस देश के संदर्भ में बार बार ये बात रेखांकित कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि हम भी श्रीलंका की राह पर ही बढ़ रहे हैं। जोसेफ बर्नार्ड जी आंकड़ों की शक्ल में वो कहानी बता रहे हैं। हमें रोबिन सचदेव जी बता रहे थे, आपकी जीडीपी के मुकाबले कर्ज ज़्यादा हो गया तो कुल मिलाकर उसके बाद तबाही है। तो जोसेफ बर्नार्ड बता रहे हैं 90% पे पहुंच गए हैं। 90 को 100 में बदलते कितनी देर लगनी है? तो कुल मिलाकर वैदिक जी कह रहे हैं मदद के लिए जाना चाहिए, अपना एक प्रांत समझते हुए जाना चाहिए। जोसेफ जी बता रहे हैं हमारे अपने जो प्रांत हैं उनकी मदद कर नहीं पा रहे हैं, पड़ोसी की मदद करने के लिए जाएं कैसे, और जाएं तो उसके बाद अपने लिए पाए कैसे? तो संकट है। लेकिन इन संकट के बीच में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर एक पहलू और है जिस पर बात करना चाहता हूं मैं सोडी साहब आपसे, वो है तमिल और सेंधली विवाद के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में सद्भावनाएं तमिल के संदर्भ में रहती हैं। क्या तमिलों के प्रति हमारी सद्भावना या श्रीलंका में रह रहे तमिलों की भारत के संदर्भ में उम्मीद है? क्या वहाँ की बहुसंख्यक जाति जो है सिंहली, जो 74% है, वो भारत के खिलाफ खड़ा कर देती है या भारत की भूमिका को संदेहास्पद बना देती है? तो ऐसी स्थिति में उसका सामना करने के लिए आपके जहन में कोई विचार? डॉक्टर हिमांशु जी, हमारा श्रीलंका के तमिल्स के साथ एक स्पेशल रिलेशन है। वो पहले भी था, वो अब भी है। लेकिन जो श्रीलंका में अब राजनीतिक और आर्थिक संकट है जी, उससे जो भारत ने फैसला किया है कि हम उनकी सिर्फ आर्थिक मदद करेंगे, हम ना राजनीतिक और ना सैनिक मदद करेंगे, ये बिल्कुल सही कदम है। क्योंकि फाइनली श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व करनी है। कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, कोई भी बाहर का देश उनकी मदद एक लिमिट तक कर सकता है। जब तक वहां पे कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आता जो कि कुशल हो और वहां की आम जनता को एक्सेप्टेबल हो, और वो फिर देश में कुछ कठोर कदम लेता है देश को वापस ठीक रास्ते पे लाने के लिए, वही उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है भारत के लिए। चाहे तमिल हो चाहे सिन्हालीज हो, क्योंकि बुद्धिज्म भी इंडिया से ही शुरू हुआ, तो हमारे लिए तमिल भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने वहां के सिन्हालीज हैं। तो कुल मिलाकर बार बार बात आ रही है श्रीलंका में स्थिरता की। और मैं आखिरी बातचीत के लिए मंजू जी आपके पास आना चाहता हूं और एक कमेंट में जो है वेद प्रताप वैदिक जी से भी लूंगा। आपसे जानना ये चाहता हूं कि स्थिरता आएगी कैसे जब तक कोई करिश्माई लीडरशिप ना आए? करिश्माई लीडरशिप क्या रातों रात पैदा हो जाती है? जितने भी नामचीन राजनेता हैं वो तो जनता के गुस्से के शिकार हो रहे हैं। अराजकता इसलिए है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, लोगों के पास अपने वाहन चलाने के लिए नहीं है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए किताबें और कॉपियां नहीं है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि जब तक दुनिया के तमाम देश उदार मन के साथ कोई एक बड़ा आर्थिक पैकेज लेकर श्रीलंका नहीं जाएंगे, क्या आपको लगता है कि ऐसी बातें करने से उस देश में समाधान आ जाएगा, या हमें तैयार रहना चाहिए? यह बर्बादी की शुरुआत है। एक हंसते खेलते देश को अभी और बर्बाद होते हुए हमें देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें नहीं, हम स्टैंड बाय तो कर नहीं सकते अगर वो बर्बाद होगा, क्योंकि उसके साथ हमारी इंडिया की सिक्योरिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा जी। और बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका आई थिंक बिकॉज इतना फार अवे है वो उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता है, तो वो अपने आप तो आगे आने की कोई अंदेशा लग नहीं रहा है। यूरोप में इम्पैक्टेड थे यूक्रेन की वजह से, तो वहां उन्होंने काफी दिल खोल के पैसा दिया है, क्रेडिट भी दिया है। लेकिन श्रीलंका का जो अगर यूनिटी गवर्नमेंट भी बनती है, उनको साथ में एकजुट होके काम करना होगा। रिफॉर्म्स ऐसे सब, और पैनलिस्ट ने भी कहा है, रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है और वो श्रीलंकन्स ही कर सकते हैं। लेकिन साथ में वैश्विक समुदाय को बिल्कुल एक कोई पैकेज लेके उनके पास उनको हेल्प करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मंजू जी भी इस बात से सहमत है, पर करेंगे क्यों, ये सवाल का उत्तर मंजू जी को नहीं मिल रहा है। अगले वो भारत के संदर्भ करेंगे, क्योंकि भारत के लिए श्रीलंका की लोकेशन, श्रीलंका की पोजीशन, श्रीलंका की स्थिति हर दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए वैदिक जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह दुनिया के अन्य देशों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सके कि श्रीलंका के लिए आगे बढ़े? आज जेलेंस्की हैं, अपने देश की बर्बादी की कीमत पर साथ तो जुटाई ले रहे हैं, एक एक करके शहर भले ही खो रहे हैं, पर दुनिया के तमाम देश
जेलेंस्की की कीमत पर, यूक्रेन की कीमत पर अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। रूस का साजो सामान ठीक से खर्च हो रहा है यूक्रेन की धरती पर, उसको हथियार दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दे रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं, क्या श्रीलंका के संदर्भ में कोई मॉडल ऐसा आपके जहन में आता है जिसमें भारत उसका नेतृत्व करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग राशि जुटाए और श्रीलंका को मजबूती देने में भूमिका निभाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मैं अपने लेखों में बराबर पिछले 2 दिन से लिख रहा हूँ जी कि भारत को खुल के मदद करना ही चाहिए और कर ही रहा है भारत, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कल बहुत अच्छा बयान दिया। इसके पहले भी हम कुछ बिलियन डॉलर श्रीलंका को ऑफर कर चुके हैं, लेकिन फिर वही काफी नहीं है। जैसे यूक्रेन की मदद के लिए सारा पश्चिमी जगत टूट पड़ा है, हम ये समझते हैं कि भारत अगर कोशिश करे तो अपने पश्चिमी मित्रों को, खासतौर से जो क्वाड के छोटा जो बनाया है ना जी, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का जी, इन सब से भी कहे और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनसे भी कहे, तो मैं समझता हूं कि श्रीलंका का कोई इतना बड़ा ये नहीं है मामला। 2.25 करोड़ लोग हैं, कितना अनाज चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना पेट्रोल चाहिए, कितने पैसे चाहिए, आसानी से व्यवस्था हो सकती है। लेकिन भारत को, क्योंकि वो दक्षिण एशिया का, लोग कहते हैं बड़ा भाई, तो यानी एल्डर ब्रदर, वो कहते हैं बिग ब्रदर। मैं कहता हूँ वी आर एल्डर ब्रदर्स, वी आर नॉट बिग ब्रदर्स, वी आर एल्डर ब्रदर्स। बड़े भाई होने के नाते भारत का कर्तव्य है कि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, पड़ोसी देश में कोई भी खूंरेजी ना हो। तो भारत चाहे तो ये जिम्मा उठा सकता है, ये जिम्मा उठा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो ये बात समझ में आती है कि श्रीलंका को 2 चीजों की जरूरत है। एक स्थिर सरकार, एक स्थिर नेतृत्व जिसके अंदर देश के लिए कुछ बेहतर करने की भावना हो, और दूसरी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी मदद जो उसे स्थिरता प्रदान करने में मददगार हो। भारत की भूमिका इस दोनों संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत अगर श्रीलंका के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद जुटाने की पहल करे तो तय बात है कि कुछ ना कुछ ऐसे ठोस कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ जाएंगे जो श्रीलंका को इन दुर्दिनों से मुक्ति दिला पाएंगे। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? ये पहला सवाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका की नीतियां भारत के लिए एक चिंता का विषय नहीं बल्कि चिंतन का विषय होना चाहिए कि हम अपने देश में ऐसा वो कोई काम ना करें जो श्रीलंका में करने के कारण तबाही के कगार पर उस मुल्क को लाद दिया। मुफ्तखोरी के संदर्भ में जिस प्रकार की आदत पिछले कुछ दिनों में नेताओं के द्वारा इस देश के नागरिकों के अंदर भी डाल दी गई है, उससे बचने का समय आ गया है। देश के संदर्भ में कड़े फैसले लेने का भी समय आ गया है। क्या ये कड़े फैसले लेने के लिए देश की हुकूमत और देश के नागरिक तैयार रहेंगे? ये हमारे लिए रोचकता का विषय नहीं बल्कि विचार का विषय होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। श्रीलंका जिस तबाही पर पहुंचा उसको लेकर शायर ने कहा कि जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, कि जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन उसको ये मुल्क दिखाया जाए। रजनी सचन ने जो ये कहा था, ये नेताओं की जब लोक लुभावन नीति देश हित पर भारी पड़ जाती है तो देश की क्या हालत हो जाती है, उसका एक जीता जाता स्मारक श्रीलंका बना हुआ है। उसके नाम के साथ श्री है, पर सच ये है कि इस समय श्रीलंका का नाम श्रीहीन लंका है। हमारे यहाँ श्री को सीधे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और लंका के साथ में संपत्ति या समृद्धि दूर दूर तक रह नहीं गई है। समय है कि हम भी अपने देश के संदर्भ में उन नीतियों के संदर्भ में विचार करें जो देश को खोखला करती हैं। इस आग्रह के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।